अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन। राइट ऑन टाइम बैक अगेन। दिस इज इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से, आपका दिन अच्छे से स्टार्ट हो चुका है या होने वाला है। दोनों सूरतों में हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और ये भी उम्मीद है कि कल दिन और रात आपने अच्छी सुकून की नींद ली होगी और अब अच्छा सा दिन आप गुजारने के लिए तैयार हैं। भाई पूरा ट्रेंड। हाँ, मुझे ख्वाब में शाहरुख खान भी ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अच्छा जी, खैर आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आई होप कि आपको ख्वाब में शाहरुख खान नहीं आ रहा। आपको ख्वाब में आटा आ सकता है, आपको ख्वाब में बिजली आ सकती है, गैस के बिल आ सकते हैं। वैसे मेरा गैस का बिल आ गया, आप कभी आ गया होगा ये नहीं बताऊंगा। सही आया अभी इतना ज्यादा नहीं आया। अच्छा, तो खैर दूसरी जो बताने की बात है वो ये कि पाकिस्तान की माशी हालत थोड़ी सी बेहतर होने को है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ कल बड़े दिनों के बाद मईशत के लिए अच्छी खबर आई है। बहुत सारे पैसे प्लेज हुए हैं, ऐलान हुआ है और अल्लाह करेगा मिलेंगे भी इंशाल्लाह। लेकिन द बेस्ट पार्ट इसकी दुनिया थोड़ा रियलाइज तो करिए ना हमारी इस सिचुएशन को। पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है मिनिमम, और अगर दुनिया 10 अरब दे देती है तो आई थिंक इट्स नथिंग। ज्यादा होना चाहिए इससे। आप शुक्र करें थोड़े। हाँ, शुक्र ही है, लेकिन हमने थोड़ी वो फैलाई है, क्या कहते हैं उसको, कार्बन एमिशन में हमारा हिस्सा बहुत कम है। दुनिया पोल्यूशन फैला रही है। मौसम की ही साथ हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हम डिस्कस करें तो बारिश और बर्फबारी के हवाले से कुछ लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि नहीं हो रही। मैं भी उनमें से एक हूँ, तो क्यों नहीं हो रही? जी, बरसने को तैयार है ये स्पेल। बलोचिस्तान में कल से नया सिस्टम दाखिल होगा। बुध से जुमे के दौरान, ये महकमा मौसमियात कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। मुख्तलिफ इलाकों में जी अब्र रहमत बरसने की पेशगोई है, जबकि कराची वाले तैयार हो जाएं। आपको 11 जनवरी से शहर कायद में तेज हवाएं चलने का इम्कान है और जिससे टेम्परेचर भी थोड़ा सारी जैकेट सारी निकालने। हाँ जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक मेरा गला खराब हो गया। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा सर्दी कहाँ पड़ी है जी, मुझे बताएं। सबसे ज्यादा सर्दी लेह में पड़ी है और जो दर्जा हरारत है यहाँ पे -8 तक, -8 तक पहुंचा, -8 तक पहुंचा, -8 यस। और पेशावर में भी हम अगर बात करें 8, क्वेटा और लाहौर में 7, इस्लामाबाद में 5 और कराची में 12 डिग्री सेल्सियस। रियली प्लेजेंट इन कराची, बेहतरीन मौसम। ये वेदर ना कराची के लिए बहुत अच्छा है। दिन में थोड़ा आपको अच्छा नॉर्मल वेदर मिलता है, रात को सर्दी मिलती है। उसका असर हुआ ना हमारी टीम पे थोड़ा सा। कल हम जीत गए 6 विकेट से। इतना कॉन्फिडेंस के साथ, इतना कंट्रोल्ड वे में पाकिस्तानी टीम को जीते हुए शुक्र है मैंने अपनी जिंदगी में देख लिया है। अब सुकून से मैं दुनिया से जा सकता हूँ। मतलब इतना अच्छा मैच कल हुआ। 256 रन का टारगेट था। पहले हमने बॉलिंग भी अच्छी की, थोड़े से रन ज्यादा बनाए, थोड़े से मेरे हिसाब से 20-22 रन ज्यादा बने, और फिर हमने बैटिंग बहुत अच्छी की, बहुत कंट्रोल्ड वे में हमने अपने आप को लेकर चले हम, और जबरदस्त इनिंग्स बाबर आजम की। उससे पहले बहुत खुश थे, थोड़ी देर बाद मुस्कुरा रहे थे। नहीं, रिजवान की कल इनिंग्स भी बहुत जिम्मेदाराना थी, बहुत अच्छा खेले वो। और इस तरह पाकिस्तान ने 6 विकेटों से न्यूजीलैंड को पहले वनडे मैच के अंदर हराया। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, कल हमें बताया था मिर्जा साहब ने कि न्यूजीलैंड टॉप टीम है चार्ट्स के ऊपर और पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है। तो इसलिए हमारी बहुत अच्छी कल ये परफॉर्मेंस रही है। जब अच्छी परफॉर्मेंस हो तो दिल से सराहना चाहिए। और हमने कल भी कहा था कि भाई हार जीत से हमें गर्ज नहीं, हमें अच्छी क्रिकेट देखनी है। अच्छी क्रिकेट कल देखी है, अच्छी क्रिकेट हमने देखी। अल्लाह करे अगला वनडे भी जो होने वाला है उसमें भी पाकिस्तान। अब आप ऐसे ना कहिएगा कि हमें हार जीत से गर्ज नहीं, हमें अच्छे इलेक्शंस चाहिए। हमें मुझे इलेक्शन नहीं चाहिए, मुझे मुल्क की मैशत बेहतर चाहिए और उस पर आगे जाके हमने बात करनी है। और जनाब आगे बढ़ेंगे, अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। मईशत की सूरत हाल आपके सामने है। रोज़ाना की बुनियाद पे हम भी इसको रिपोर्ट भी करते हैं। हर पाकिस्तानी इस पे परेशान भी नज़र आता है और हमें ये भी मालूम है कि एक के बाद एक बहरान जन्म ले रहा है। कुछ बहरान तो ऐसे हैं जो वाकई अशिया की कमी की वजह से होते हैं, लेकिन कुछ बहरान ऐसे हैं जिसमें अवाम का अपना बड़ा किरदार है। हमारी क्या कहना चाहिए, उसका जहालत का बड़ा किरदार है, जिसको हम मिसमैनेज करते हैं चीज़ों को। खैर, इस वक्त यकीनी तौर पे बहुत सख्त दिन है। मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ के लिए आपको मालूम है सैलाब जो पाकिस्तान में आया था, इसमें अक़वाम मुत्तहिदा और जो पाकिस्तान है उसकी मुश्तरका मेज़बानी में जिनेवा में कॉन्फ्रेंस हो रही है और पाकिस्तान को मुतासरीन की बहाली के लिए 16 अरब डॉलर से ज़ायद की इमदाद की ज़रूरत है। पाकिस्तान सेज़ जो बेसिकली हमें चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेज़ हैं, एंटोनियो गुतरेज़, वो दुनिया से मदद की अपील उन्होंने की है। और अब जो इस हवाले से खबरें वो काफ़ी हौसला अफजा हैं। कॉन्फ्रेंस से तकरीबन $8 बिलियन की तवक्को है और ख़बरें ये सामने आ रही हैं कि मुख्तलिफ ममालिक और आलमी मालियाती इदारे जो हैं उन्होंने 10 अरब
57 करोड़ रुपए की डॉलर्स की इमदाद जो है वो पाकिस्तान को देने का फैसला किया है। अब तक जो प्लेज की गई अमाउंट है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। और ये भी बताया जा रहा है कि ये इमदाद मरहलावार जो है इसको पाकिस्तान को दी जाएगी। ये इमदाद हुकूमत पाकिस्तान को डायरेक्ट नहीं मिलेगी, बल्कि मुख्तलिफ इदारों के जरिए मुतासरा इलाकों में प्रोजेक्ट्स पर खर्च की जाएगी। और ये सबसे बेस्ट बात है मुझे लगता है कि जो इमदाद की जो ट्रांसपेरेंसी है उसका बेहतरीन तरीका भी यही है, क्योंकि हमने पास्ट में देखा है कि आलमी इमदाद में जो कुछ मामलात की खबरें सामने आती रहती हैं, इमदाद के जो असल हकदार होते हैं उन तक वो इमदाद नहीं पहुंच पाती। अल्लाह करे कि कुछ ना कुछ बेहतरी हो। इस वक्त लाखों मुतासरीन के हवाले से आपको बताएं, जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं वो खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। सख्त सर्दी है, जानलेवा साबित हो रही है। बलोचिस्तान में सर्दी से एक बच्चे की हलाकत सामने आई है। कुछ सैलाब मुतासरान की मुश्किलात ख़त्म होंगी तो दूसरी जानिब जिनेवा में ही IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। वज़ीर आज़म ने दरख्वास्त की है कि मुश्किल हालात में है, IMF से रहम करे, शराइत नरम की जाए, अमल दरामद के लिए मोहलत दी जाए। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने IMF मिशन चीफ से मुलाकात की और उन्हें शराइत पर अमल दरामद की मुकम्मल यकीन दहानी भी कराई है। इसी हवाले से हम बात करें, हमने बात करनी है और थोड़ा फ़ायदा हो सकता है क्योंकि इसहाक डार साहब का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है रिसेंटली IMF प्रोग्राम कंप्लीट करने के हवाले से। द ओनली प्रोग्राम क्योंकि IMF को हमने कंप्लीट किया वो 13-18 का जो टेन्योर था PMLN का, उसमें इसहाक डार साहब के पास ये बहरहाल क्रेडिट मौजूद है कि उन्होंने किया। हमारे पास डॉक्टर खाकान नजीब साहब मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच जी, सुबह खैर, आई होप आपकी सुबह अच्छी हुई है और एक माहिर मईशत के तौर पे भी अच्छी हुई है। जिस तरह पाकिस्तान वाज एक्चुअली स्ट्रगलिंग फॉर एवरी सिंगल डॉलर, कल जिस तरह की खबरें आई हैं, एज वी नो कि इकॉनमी का बहुत हद तक दारोमदार परसेप्शंस पे होता है कि परसेप्शन अच्छी होनी चाहिए इकॉनमी की, एंड देन जो इन्वेस्टर्स हैं या जो आउटसाइडर्स हैं वो ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। अब पाकिस्तान थोड़ा सा एक एज ऐसा लगता है कि मिलेगा डॉक्टर साहब, लेकिन मैं चाहूँगा तज्जिया आप करें कि इस सारी सूरत हाल में जिस क्रंच से हम गुजर रहे थे ये कितना हेल्पफुल होगा इस वक्त जो पाकिस्तान को प्लेजेस हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आप दोनों ने एज यूजुअल एक अच्छा इंट्रोडक्शन सामने रखा और एक अच्छा आपने समरी दी है सारी चीज़ों की और आगे उसको बढ़ाते हैं। देखिए, एक तो ये कि कल पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक मोमेंट था, वो ज़ाया भी हो सकता था, बट आई थिंक वी एस्ड द डिप्लोमेटिक मोमेंट एंड यू नो इट मेक्स मी रियली हैप्पी। पाकिस्तान ने दो चीज़ें सामने रखी कि ये हमारा प्लान है। मैं हमेशा कहता हूँ ममालिक को अपना प्लान रखना चाहिए कि ये हमारा प्लान है, ये वेट किया हुआ है EU ने भी, ADB ने भी, वर्ल्ड बैंक ने भी। सो इट्स अ थिंग जो हमने डेवलप किया है। और ये सेकंड चीज जो हमने सामने रखी कि हम एक क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान बिल्ड करना चाहते हैं। इन दोनों चीजों को लोग आगे लेके चले। एक अच्छा केस बिल्ड हुआ कि 33 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए, 9 मिलियन लोग तक लोग पॉवर्टी में जा सकते हैं। इस केस को बिल्ड करने से सारे जो दोस्त हैं आपके ममालिक वो सामने आए। बट इससे याद रखिए जो आपको लेसन हमें लेना है, जो टेक अवे है वो ये है कि सबसे बड़ी हेल्प जो है वो मल्टीलैटरल पार्टनर से आई। वर्ल्ड बैंक $2 अरब, जो ADB की टोटल हेल्प बनती है आपको वो तकरीबन $1.5 अरब प्लस एक उन्होंने $1.5 अरब हमें दिया हुआ है एक और फैसिलिटी में, सो करीबन $3 अरब। फिर आपको IDB ने $4.2 अरब दिए। सो इससे आप ये सीखना है कि आपने, मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में कहता हूँ IMF कर लेंगे तो आपको इजीली इस मसले से शॉर्ट टर्म में भी निकल जाएंगे। सो आप ये देखिए कि कितनी बड़ी हेल्प तो यहीं से आ गई है। अगर आप इसको 4 को और 3 को 7 करें और 2 करें तो $9 अरब तो तकरीबन यही बन जाता है। सो यू नो दिस इज अ बिग हेल्प दैट केम। लेकिन डॉक्टर साहब जो सबसे बड़ा सवाल इसमें होता है, हमेशा हम बात करते हैं कि पैसे कमिट किए जाते हैं वो मिलते नहीं हैं, क्या वो मिलेंगे भी? और दूसरा ये कि अगर ये पैसे इदारों के थ्रू आते हैं या मुख्तलिफ एजेंसीज हैं जो कि हमें मालूम है काम कर रही हैं, तो क्या ये भी हमारी इकोनॉमी को उतना ही एज देंगे? क्योंकि फिल वक्त ऑल वी नीड इज सम गुड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही, लेकिन या सर्कुलेशन ऑफ मनी तो चाहिए ही, लेकिन रिजर्व्स चाहिए। तो क्या इम्पैक्ट वो आएगा जो हम एक्सपेक्ट करें? तो देखें, ऑब्वियसली ये पैसे ऐसे नहीं है कि एक तो होते हैं बजटरी सपोर्ट के। कल हमारी बात हुई $1 बिलियन जो है वो हमारी किटी में आ गया। ये पैसे ऐसे नहीं, अच्छा। ये पैसे हैं टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, टू बिल्ड द स्कूल्स ऑफ पाकिस्तान, टू बिल्ड द एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉयड ऑफ पाकिस्तान, टू बिल्ड द जिसे कहते हैं रोड्स ऑफ 8000 किलोमीटर्स ऑफ पाकिस्तान दैट हैव बीन डिस्ट्रॉयड, टू बिल्ड द रेल ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये अगले 6 महीने में नहीं होना, साल में नहीं होना, बट लेट्स से कि हम 6 महीने में, मैं समझता हूं कि एक अच्छी ट्रिकलिंग इन शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगले 6 महीने में आप उसको बढ़ाएं। ये ओवर द 3 ईयर होराइजन ये पैसे आपके पास सारे
आ सकते हैं। सारों से मेरा मतलब है कि इनमें से कई पैसे टेक्निकल असिस्टेंस में बाहर भी चले जाते हैं। लेट्स से कि वर्ल्ड बैंक मुझे हायर कर लेता है टू डू अ प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। एक मिसाल दे रहा हूं आपको। तो पार्ट ऑफ दैट मनी इज पेड, बट लार्ज चंक ऑफ दिस मनी प्रोजेक्ट्स की सूरत में पाकिस्तान में आपको दिखाई देगा। सो दैट इज द गुड। ठीक है। अच्छा डॉक्टर खाकान, दूसरी जानिब अब हम IMF प्रोग्राम के हवाले से भी बात कर लें, क्योंकि जिस तरह से कल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि IMF को अपनी शराइत में नरमी करने की ज़रूरत है, कुछ रहम करने की ज़रूरत है, मोहलत देनी चाहिए। इससे पहले हम देख रहे थे कि पाकिस्तान जो है IMF के पास फिलहाल जाने की से कतरा भी रहा था और हम ऑल्टरनेट तरीके भी ढूंढ रहे थे, चाहे सऊदी अरब से हेल्प हो या चीन से हेल्प हो। लेकिन अब कल इसहाक डार साहब की जो चीफ मिनिस्टर से मुलाकात भी हुई है, उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हम मुकम्मल शराइत पर अमल दरामद करेंगे। और आप भी बार बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त वेंटिलेटर पे है, इसको प्रॉपर करने के लिए हमें IMF के पास जाने की अशद ज़रूरत है। सो कल ये जो मुलाकात है, आप इसको किस तरह से देखते हैं और क्या वाकई IMF को शराइत में नरमी की ज़रूरत है और मोहलत देने की ज़रूरत है पाकिस्तान को? तो नरमी तो देखें इस वक्त इसलिए नहीं की जा सक रही जो कि सब मांग रहे हैं, इसलिए कि आपकी इकोनॉमी की हालत बड़ी खराब है। अगर अर्मिला आपकी तबीयत खराब हो और आप मुझे कहें कि मुझे आप 500 मिलीग्राम का इंजेक्शन ना लगाएं, आप मुझे 250 का लगाएं, तो मैं आपको यही कहूंगा कि नहीं, आई वांट टू गो विद द 500 बिकॉज एज अ डॉक्टर आई फील कि आपको जरूरत ज्यादा की है, सो दैट हम आपको ठीक कर सकें। IMF इसलिए भी थोड़ा सा आप याद रखिए कि इस वक्त आपके साथ स्टर्न हो रहा है या सख्त हो रहा है, वो ये भी समझता है कि आपको निकालना भी है। ये ना हो कि IMF का 9th रिव्यू हो भी जाए और आप उसके बावजूद जो है मुश्किल में रहे। तो निकालने के लिए गैस प्राइसेस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हो गई, क्योंकि इन पे लॉसेस बहुत हो रहे हैं, आपके टैक्स का कुछ कमी आ रही है, आपके पेट्रोलियम लेवी में कुछ कमी आ रही है। सो IMF ये भी चाहता है कि आप इस मसले से निकल भी जाएं शॉर्ट रन में। ये याद रखिए, इसका ये मतलब नहीं है कि हम वील स्टार्ट फ्लाइंग, दैट ऑल मीन्स इज हम ICU से अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को, यानी एक्सटर्नल चैलेंज को, जो हमारा माली खसारा है, उसमें से निकाल लें, थोड़ा सा निकाल लें। और मुख्तसरन ये, सिंस यू हैव टू लीव इन 1 मिनट, इट्स 9:15, मैं चाहूंगा डॉक्टर खान आप बता दें कि क्या वो जो हम डिफॉल्ट की बार बार बात कर रहे थे, आई होप सो कि हम उस क्रंच से निकल गए हैं, वो अब हमें नहीं डरना चाहिए उससे? देखिए, इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स ये थोड़े से पैसे एडिशनल आ जाएंगे, ये हमारी जो फाइनेंसिंग नीड्स हैं उनको हेल्प करेंगे। सो आई एम हैप्पी, यू नो, आज मतलब आई एम अ लिटिल मोर कंफर्टेबल, आई एम हैप्पी कि कल मुलाकात हुई है उनकी। IMF has to be taken forward. There are no two ways about it. ठीक है। थैंक यू वेरी मच, यू हैव टू लीव फॉर समवेयर। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया हमें, बहुत शुक्रिया। डिटेल्स दोबारा आपसे जरूर बात होगी। डॉक्टर खाकान हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। नवीद हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ट्रिब्यून से आपका ताल्लुक है, आपकी भी इकॉनमी पे गहरी नजर है। नवीद साहब की भी हम एक्सपर्ट ओपिनियन शामिल करते हैं और उनसे पूछते हैं वो कैसे देख रहे हैं। नवीद साहब, थैंक यू वेरी मच, सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हमें लगता है खबर अच्छी है, बीइंग कॉमन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। जो इकॉनमी एक्सपर्ट्स हैं वो भी पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एज के ऊपर कामयाबी करार दे रहे हैं, इसके ऊपर कि पाकिस्तान ने अच्छा यूटिलाइज किया है कल के इस फोरम को। आपकी क्या टेक है जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? नवीद साहब, आपकी ऑडियो नहीं आ रही, काइंडली आप अपनी हैंड्स फ्री रिमूव कर लेंगे तो शायद आपकी ऑडियो हमें ठीक आ जाएगी। आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। कैन यू हियर अस? नहीं, नवीद साहब सुन नहीं पा रहे, आपको बोलिएगा। टेक्निकली देयर इज सम प्रॉब्लम, दोबारा मे बी देयर इज अ प्रॉब्लम विद योर हैंड्स फ्री। नवीद साहब अगर इसको करके चेक करें, सिंस टेक्निकल, हम एक बार फिर आपको बताएं जी, जिनेवा कॉन्फ्रेंस कल हुई है, $10.5 अरब का ऐलान हुआ है और वजीर आजम का ये कहना है कि हम एक एक पैसा शफाफ तरीके से खर्च करेंगे। इंटेंशंस अपार्ट, शहबाज शरीफ साहब का तजर्बा बहरहाल मौजूद है इस हवाले से। जो ये जो सैलाब की सूरत हाल है, इसमें जो स्पेंडिंग है, इसमें जो रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये बहुत बड़ी एक स्किल है जो एक सरबराए हुकूमत में होना बहुत ज़रूरी है। एंड शहबाज शरीफ इज़ बीन थ्रू दिस। इससे पहले कुछ आपको याद होगा उन पे इल्ज़ामात भी लगे थे, लेकिन उन्होंने कंटेस्ट किया था इसको इंग्लैंड की अदालत में जाके, जिसमें इंग्लैंड ने उस न्यूज़पेपर के ऊपर ये जो चार्ज है वो प्लेज किया था कि ये जो गलती है ये न्यूज़पेपर की है, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कोई खुर्द बुर्द नहीं हुई फंड्स के अंदर। ये रिसेंट पास्ट के अंदर हम एक केस की बात कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये जो $10 बिलियन हैं, जिसका इनिशियली ऐलान किया गया है, पाकिस्तान $7 अरब एक्सपेक्ट कर रहा था कि $7 बिलियन एटलीस्ट पाकिस्तान को मिलने चाहिए। यहाँ पे ये भी बताना ज़रूरी है कि मिनिमम जो पाकिस्तान के लॉसेज हैं
इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज और ह्यूमन लाइफ्स के अलावा की हम बात करें, वो तकरीबन 30 अरब डॉलर है जिसका नुकसान पहुंचा है। और सिंध के अब भी कई इलाके हैं जो अब भी पानी के ज़ेरे असर हैं, पानी उतरा नहीं है। और सैलाब गान की जो हेल्प करना है वो ऑब्वियसली हम सबकी जिम्मेदारी भी है, लेकिन साथ साथ ये जो आलमी इदारों ने ऐलान किया है सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए, और ये मुख्तलिफ जो केले फॉरम्स के थ्रू ये पैसे आएंगे और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे लगाए जाएंगे ताकि जो वहाँ के लोग हैं उनको रिलीफ भी मिल सके। लेकिन सेकेंडली दूसरी जानिब जो अभी पाकिस्तान की इकॉनमी है, कल ब्लूमबर्ग की भी एक रिपोर्ट आई और उसके मुताबिक अगर IMF प्रोग्राम बहाल हो जाएगा तो थोड़े अरसे के लिए जो डिफ़ॉल्ट होने के पाकिस्तान के सर पे खतरात मंडला रहे थे वो काफ़ी हद तक टल जाएंगे। और अगर IMF अपनी शराइत में थोड़ी नरमी के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर भी अब कह रहे थे, लेकिन स्टिल डॉक्टर खाकान के मुताबिक कि नरमी की अभी हम उनसे तवक्को नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए, इसको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कुछ मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी बात है कि कल जिस तरह से मुख्तलिफ ममालिक ने, मुख्तलिफ इदारों ने पाकिस्तान की हेल्प का ऐलान किया है और एक परसेप्शन भी, इससे सुबह इमरान बात कर रहे थे कि एक परसेप्शन भी बिल्ड होता है कि आपके मुल्क में पैसे आएंगे, चाहे वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स या इदारों के थ्रू ही आए, लेकिन इकॉनमी के लिए हवाले से या आम पब्लिक के लिए एक रिलीफ किसी के। और यहाँ पे ये बात हमें बिल्कुल करना लाजमी है कि पाकिस्तान इटसेल्फ हिस्सा नहीं है कार्बन एमिशन के हवाले से अगर बात करें या क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं, पाकिस्तान उसका शराकतदार नहीं है, पाकिस्तान उसमें जस्ट अ फ्यू % भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है। ये पूरी जो डेवलपमेंट वर्ल्ड है ये उनकी तरफ से उनका हिस्सा सबसे ज़्यादा है इसमें, और उस वजह से पाकिस्तान मुतासिर होता है। और इस दफ़ा जो जिस तरह के फ्लड्स आए हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं। नवीद साहब हमारे मौजूद हैं। नवीद साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आई कैन हियर। जी बस परफेक्टली। हम आपसे इकॉनमी के हवाले से ही बात कर रहे थे। कल कुछ अच्छी खबरें आई, मुख्तलिफ इदारों ने पाकिस्तान की इमदाद का ऐलान किया है। किस तरह से आप देखते हैं ये जो 10 अरब डॉलर के वादे किए गए हैं, प्लेज किए गए हैं पैसे और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की शक्ल में पाकिस्तान को दिए जाएंगे? अच्छा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अच्छा देखिए, इससे पहले अगर आप देखें सितंबर तक जो पाकिस्तान को प्लेजेस किए गए थे वो तकरीबन कोई 3.4 बिलियन डॉलर के प्लेजेस किए गए थे, और अभी दिसंबर में हमने देखा कि कि उन प्लेजेस का तकरीबन कोई 22% के करीब पाकिस्तान को मिला है। तो अभी ये तो बड़ी एक अच्छी खुशाइन बात है, हमें बड़ी अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि 10 बिलियन डॉलर के प्लेजेस किए गए, लेकिन इन प्लेजेस में से मटेरियलाइज कितने प्लेजेस होंगे ये देखना होगा। अच्छा देखिए, इससे एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये भी देखने की है कि जो पिछली दफा प्लेजेस किए गए थे 3.4 बिलियन डॉलर के जो प्लेजेस किए गए थे, तो उसमें से जो रीपर्पज थे वो कितने थे, तो मेरे ख्याल में 50% जो थे वो रीपर्पज थे। अब रीपर्पज प्लेजेस कौन से होंगे? ये बेसिकली वो ग्रांट्स होती हैं और वो लोन्स होते हैं जो कि नए नहीं हैं, जो पहले से कमिटमेंट की गई हैं लेकिन उनको रीपर्पज किया गया। अभी जो 10 बिलियन डॉलर के प्लेजेस किए गए हैं, ये भी मेरे ख्याल में ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि इनमें से कितने जो है वो रीपर्पज है और कितने जो है वो फ्रेश प्लेजेस है। तो सबसे पहले तो ये भी अब हमने देखना है कि जी इसमें से कितने जो है वो प्लेजेस मटेरियलाइज होंगे। 10 बिलियन डॉलर प्राइम मिनिस्टर साहब की पूरी एक काबीना उनके साथ गई हुई है, और उसमें हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे खुसूसन जो है तो बड़ा वो सेलिब्रेट किया जा रहा है कि जी 10 बिलियन डॉलर के प्लेजेस आ गए हैं। लेकिन उन 10 बिलियन में, जैसे मैंने पहले कहा, कि देखना ये है कि कितने मटेरियलाइज होंगे और उसके साथ साथ ये कि कितने जो हैं वो फ्रेश लोन्स हैं और कितने जो हैं वो रीपर्पज होंगे। तो नवीद साहब, इसका कोई मैकेनिज्म क्या इंटायरली जो ममालिक इसको देने वाले हैं, ये क्या सिर्फ उनके ऊपर, उनकी सवाबदीद के ऊपर, उनकी डिस्क्रिशन के ऊपर है कि वो कब इन रकूम को जारी करते हैं या कब इन लोन्स को या फंड्स को हम तक पहुंचाते हैं, या इसमें हमारी तरफ से कोई कमजोरी है? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उमूमी तौर पे बहुत सारी चीज़ें, चूँकि पाकिस्तान में आपको पता है कल्चर इस तरह का है, चीज़ें जो प्रोसीजरल है वो नहीं होती टाइम के ऊपर, चीज़ों में डिलेज होते हैं, प्रायोरिटीज़ का फ़र्क आ जाता है, तो इस वजह से मामला डिले में चले जाते हैं। तो क्या ये मसला उन ममालिक का ही है फंड्स का हम तक पहुंचना कि जब वो चाहें रिलीज करें, या फिर हमारी तरफ से कोई प्रोसीजरल डिलेज हैं जिसकी वजह से ये रकूम हम तक नहीं पहुंच पाती? देखिए, एक तो मेरे ख्याल में इंटायरली सवाबदीद होती है वो उस मुल्क की, उस
उस लेंडर की, उस मल्टीलैटरल या बायलैटरल लेंडर की, कि वो उसको कब जारी करता है और करता है या नहीं करता। दूसरी तरफ हमारा ये था कि हमने अपने इतनी बड़ी कैलामिटी जो थी, जिसमें तकरीबन 30 मिलियन के करीब लोग जो है वो इफेक्ट हुए, तो उसको हमने किस तरह से प्रोजेक्ट किया, क्या हम उसको प्रॉपरली दुनिया को दिखा पाए कि हमने इतनी बड़ी एक कैलामिटी। और अगेन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी कि पाकिस्तान जो कि ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन में पाकिस्तान का अगर आप देखें उसका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल निग्लिजिबल है, लेकिन हम क्या दुनिया को बता पाए कि ये आपकी वजह से हमने इतनी बड़ी एक कैलामिटी सफर की है। एक बात चल रही थी उस वक्त कि जी हम दुनिया से इमदाद की बजाय हम उससे कहें कि आपको हमें मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जो तरक्की याफ्ता दुनिया है, ये उनकी जो क्लाइमेट चेंज में उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। तो ये हमारी तरफ से भी ये था कि हम उसको शायद प्रॉपरली उस तरह से इंटरनेशनली नहीं प्रोजेक्ट कर पाए। बिकॉज आप देख लें इस वक्त हमारे जो पॉलिटिकल सीन है, उस पे जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, वो आपस की जो है पेटी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। अच्छा नवीद साहब, दूसरी जानिब आपने खुद भी बात की कि ठीक है, अभी तो जनेवा में ये जो कॉन्फ्रेंस जारी है, उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर जो हैं यूएई भी जाएंगे और उससे पहले आर्मी चीफ भी सऊदी अरब में मौजूद हैं, और यहाँ से भी कुछ खबरें आ रही थी और पहले भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम अपने दोस्त ममालिक से जो हेल्प है उसकी जानिब देख रहे हैं। आपको लगता है कि यूएई का जो दौरा है प्राइम मिनिस्टर का, उसके साथ सऊदी अरब में जो ये मुख्तलिफ शख्सियात या हुकाम जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर भी जाएंगे, तो ये फ्रूटफुल होगा दौरा, हमारे दोस्त ममालिक से भी कोई हेल्प मिलेगी? देखिए, एक चीज तो मेरे ख्याल में हमें वाजे ये चीज हो जानी चाहिए कि जब तक कि IMF का अम्ब्रेला हमारे सर पे नहीं है तो हमारी कोई भी बायलैटरल और मल्टीलैटरल लेंडर हमारी मदद नहीं करेगा। दैट शुड बी क्लियर। मेरे ख्याल में ये एक कंफ्यूजन जो है वो खत्म कर देनी चाहिए। IMF का प्रोग्राम जैसे हमने देखा कल, आप इसहाक डार साहब ने जो है वहां पे मीटिंग की और उस मीटिंग में कुछ निकला नहीं। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मीटिंग के एंड पे कोई स्टेटमेंट नहीं जारी किया। दैट मीन्स कि वहां पे कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ और कोई जो है वो डेवलपमेंट नहीं हुई। अच्छा, जैसे आपने यूएई के दौरे की बात की है, तो यूएई का दौरा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आगे मार्च तक आपने $8.3 बिलियन देने हैं जो आपके जिम्मे वाजिबुल अदा हैं मार्च तक। तो उसमें से आप $2 बिलियन इस वक्त क्या है, इस वक्त हमारी इकोनॉमिक टीम मेरे ख्याल में बैंक कर रही है कि जी $2 बिलियन जो हमने चाइना के देने हैं वो हमें रोल ओवर कर दे, और $2 बिलियन जो हमें यूएई ने देने हैं वो रोल ओवर कर दे। तो $4 बिलियन अगर रोल ओवर हो जाते तो $4.3 बिलियन जो है। राइट, थैंक यू वेरी मच नवीद हुसैन साहब। बड़ा कैटेगोरिकली आप इस मामले पे बात करें, इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी और हम डिस्कस करते रहेंगे। फिल वक्त हमने एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन जो मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल है उसको लेकर कोशिश करिए हुकूमत के इस सूरत हाल से निकले, लेकिन फिल वक्त कोई ब्रेक थ्रू हुआ नहीं। आपको आगाह करते रहेंगे। ब्रेकिंग। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी और अब बात करेंगे। पाकिस्तान ने पहले वनडे में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। मेहमान टीम ने मुकर्रा 50 ओवर्स में 9 विकेटों पर 255 रन बनाए। पाकिस्तान ने 256 रन का हदफ 49वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। मोहम्मद रिजवान 77 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बाबर आजम ने 66, फखर जमान ने 56, हारिस सोहेल ने 32 रन बनाए। न्यूजीलैंड की जानिब से माइकल ब्रसल ने 2, आर्टिन सऊदी और किंग फिलिप्स ने एक विकेट हासिल की। सीरीज का दूसरा मैच बुध और तीसरा जुम्मे को खेला जाएगा। पहला वनडे तो जीत गए, टेस्ट मैचेस ड्रॉ हुए थे, अगले 2 मैचेस में पता नहीं क्या भाई। हारिस बाकी सब इनिंग्स अच्छी थी, लेकिन हारिस की जो कल कुछ शॉट्स थी दे वर रियली एडमायरेबल, मतलब बहुत ज़बरदस्त। हमारे साथ अवैस मौजूद है, सैयद अवैस। उनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे कितने खुश हैं। खुश तो डेफिनेटली होंगे। अवैस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। गुड टू हैव यू अवैस। कैसा रहा कल का फिर मैच? आपने पूरे 100 ओवर्स डेफिनेटली देखे होंगे। मेरे लिए दो चीज़ें हैं जिन पे मैं बात करना चाहता हूँ। देयर अ बिट एक तो हमने हारिस की बात की, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि नीचे आके कोई शख्स बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ शॉट्स भी खेल रहा है और ग्राउंड के ऊपर भी खेल रहा है। एक तो वो अच्छा था उस पर, और दूसरा कल हमारे हारिस रऊफ पिट गए
बहुत इकोनॉमिकल रहे। और ये आपको याद है इनकी वजह शोहरत हुआ करती थी कि रन्स बड़े खांदा है यार हारिस रऊफ। तो व्हाट डू यू से हवैस? देखिए एक चीज़ तो मुझे अच्छी लगी क्योंकि आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी जो 2 टेस्ट मैच सीरीज थी वो तो ड्रॉ हुई, क्योंकि सबका वेट था कि शायद पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड वाला टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करता रहेगा, कि वो बीट करेगा इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड को, तो हम टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। अनफॉर्चुनेट वो सिनेरियो नहीं हुआ। यहाँ पर पहला वनडे एक चीज़ अच्छी रही कि पाकिस्तान आपको पता है बड़े अरसे के बाद वनडे मैचेस खेल रहा है और पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया है। स्पेसिफिकली बाबर आजम, क्योंकि आपको पता है उनकी कैप्टनसी पे बहुत से लोग तनकीद भी करते हैं। मैं भी यहाँ तक कह देता हूँ कि शायद बाबर आजम को कप्तानी से अगर उतारा जाए तो ज्यादा वो इजी रहेंगे अपने बैटिंग के अंदर, क्योंकि आपने देखा न्यूजीलैंड ने बड़ी डिसीजंस लिए हैं। टीम साउथी टेस्ट कैप्टन बन गए थे, आपको पता है केन विलियमसन ने अपना खैराबाद किया। तो चीजें होती रहती है, लेकिन आफ्टर ऑल बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान टीम की। स्पेसिफिकली अगर हम बॉलिंग से बात करें तो आपको पता है नसीम शाह दूसरी दफा 5 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। पहली दफा नेदरलैंड्स के खिलाफ ली थी, इस दफा भी उन्होंने जिस तरीके से न्यूजीलैंड की पूरी बैकबोन तोड़ी है। स्पेसिफिकली उसामा मीर मैं कहता हूँ, क्योंकि याद हो आपको इमरान भाई ये वो लड़का है जिसके बारे में डोमेस्टिक में बहुत ज्यादा बात की जाती थी। एक तो हाइटेड है, उसको ज्यादा अपना रूम भी मिलता है क्योंकि वो थोड़ा ऊंचाई से बॉल फेंकता है, ब्रेक भी उसका अच्छा होता है। आपने देखा होगा कल जिस तरीके से उसने केन विलियमसन को आउट किया है, विलियमसन भी जो था थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लग रहे थे कि कंफ्यूज लगेगा इस बॉल के ऊपर कि उसने किया क्या मेरे साथ। लेकिन हारिस रऊफ की आपने बात की, देखिए हारिस रऊफ का एक इशू आपको पता है, पाकिस्तान जरूर हारिस रऊफ ने परफॉर्म पाकिस्तान के लिए है, लेकिन क्योंकि लीक करते हैं वो रन्स, क्योंकि अगर आप उनकी प्रॉपर पूरी अगर आप बायोग्राफी भी उठा के देखें तो विकेट्स वो रेगुलर इंटरवल्स पे लेते हैं, लेकिन वो रन्स भी ज्यादा देते हैं। लेकिन इंजरी पीरियड के बाद आपको पता है वापस आए हैं, आसान नहीं होता इंजरी के बाद आप वापस आओ, और क्योंकि वो टेरवे क्विक है, और टेरवे क्विक याद रखिएगा जब भी वो इंजरी से वापस आता है तो उसके जेहन में जरूर वो चीज होती है कि कहीं ना कहीं मैं इंजर्ड था, लेकिन उसने 100% अपना देना है पेस बैटरी का, जो कल भी आपको नजर आ रही थी वो चीज। डेप्थ बॉलिंग के अंदर क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान काफी अरसे से लैक कर रहा है, लेकिन मैंने याद होगा आपकी प्रोग्राम में एक बात की थी कि अगर आप पाकिस्तान की बॉलिंग डेप्थ की अगर कंपेयर करें दूसरी टीम्स के साथ, तो पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनका इकोनॉमी रेट बड़ा जबरदस्त रहा है एज कम्पेयर टू दूसरी टीम्स के। तो दे हैव डन रियली वेल। लेकिन जैसे आप हारिस बैटिंग में अगर हम बात करें, स्पेसिफिकली हारिस सोहेल की बात करें, अवैस हमारे साथ मौजूद है। अवैस, हम कल के वनडे मैच के हवाले से बात कर रहे थे और कल बड़ा अच्छा जिस तरह से आपने खुद भी अपनी बात के आगाज में कहा कि खुशी हुई कि टेस्ट मैचेस ड्रॉ होने के बाद वनडे में, चूंकि पाकिस्तान बहुत कम वनडे मैचेस खेलता है, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। नसीम शाह ने 5 विकेट ली। हारिस रऊफ के हवाले से आप बात कर रहे थे कि वो इंजरी के बाद वापस आए हैं तो उनके लिए थोड़ा टफ होगा। अपनी बात को वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए क्योंकि मैंने आपको बताया इंजरी प्रोन जो ऑब्वियसली आपको पता है जिस नौयत की उनको इंजरी भी थी तो उससे वापस आए तो टाइम लेता है एक बंदे को वापस रिदम में आते हुए। लेकिन क्योंकि अगर आप हालिया साल में देखें तो पाकिस्तान ने T20 ज्यादा खेल लिया एज कम्पेयर टू वनडे और टेस्ट मैचेस। तो आपको पता है कि अनफॉर्चुनेट हमारे टेस्ट मैचेस भी बहुत कम है, लेकिन हमने तैयारी जो सी आपको पता है इंडिया में वर्ल्ड कप उसकी भी करनी है, फिर एशिया कप भी आपका बीच में आ रहा है। तो जो वनडे की नौयत है वो अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान जो सा वो उसके मोमेंटम में आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने T20 बहुत ज्यादा खेली है। एक अनफॉर्चुनेट है कि पूरी दुनिया के अंदर T20 जो सा इस वक्त पता है कि आपको उसकी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है क्रिकेट के अंदर। लेकिन अच्छी बात है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप उसने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। लेकिन स्पेसिफिकली बैटिंग की आप बात करें तो आपको पता है कि पाकिस्तान की बैटिंग अगर आप चारों बैट्समैन की बात करें, चाहे रिजवान है, चाहे बाबर हैं, फखर जमान, क्योंकि आपको पता है उन पर यह बात की जा रही थी कि उनको टीम से शायद ड्रॉप किया जाए, शर्जील खान को यहाँ पर लेके आए, लेकिन फखर ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। लेकिन हारिस की स्पेसिफिकली बात करूँ, आपको पता है 2020 के बाद जो वो लड़का वापस पाकिस्तान टीम में आ रहा है, इंजर्ड था, और जिस तरीके से वो वापस आया इस टीम के अंदर, जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया है आके, और आई गेस उनकी स्ट्राइक रेट 139 के करीब थी। और जैसे इमरान भाई भी कह रहे थे कि मुझे जो चीज अच्छी लगी कि अगर आप पूरे इसको देखें तो मैं पढ़ भी रहा था, फखर जमान ने भी 75 की अपना एवरेज से बैटिंग की है, बाबर आजम 80+ कर रहे थे। तो जो एवरेज मोमेंटम होती है वो बड़ी मैटर करती है कि आप कैरी करते हो आगे फॉरवर्ड, और जिस तरीके से इस लड़के ने उसको फॉरवर्ड लेके गया है। और क्योंकि 2020 के बाद देखें ऑलमोस्ट 2 साल के गैप के बाद आप वापस पाकिस्तान टीम में आओ, और आसान खरीफ नहीं है, न्यूजीलैंड अच्छी साइड है वनडे की। और क्योंकि हम बैटिंग कंपैरिजन की बात करें तो मेरे सामने ये स्कोर चार्ट खुला हुआ है, मैं ये देख रहा था, कल फील कर रहा था कि जो टॉप ऑर्डर है लिमिटेड ओवर की क्रिकेट के अंदर ये न्यूजीलैंड को भी कोई खास एज दे नहीं रहा है। इनको भी नीचे जाके थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है और उससे कोई एक टोटल हो जाता है। मतलब एक तो 250 को बहुत अच्छा टोटल नहीं था पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ, बेहतर टोटल हो सकता था नंबर 1। दो कि मुझे ये भी लगा कि पाकिस्तान ने को 20-22 रन एक्स्ट्रा बनवा लिए, जैसा शुरू में प्रेशर हमने बिल्ड कर लिया था, थोड़ा कम होना चाहिए था। जो डेवन कॉनवे हैं कल वो पहली बॉल पे आउट हुए, इसी तरह से एलन सिर्फ 29 स्कोर कर सके। विलियमसन नीचे जिनके बारे में था और वो फॉर्म में भी हैं, अच्छा खेल रहे हैं, कैप्टन भी हैं, वो भी सिर्फ 26 बना सके। तो बेसिकली जो टॉप ऑर्डर पे न्यूजीलैंड की बैटिंग है इसका भी मसला लग रहा है कि दे आर नॉट परफॉर्मिंग दैट वे।
आपको याद है इमरान भाई, क्योंकि गप्टिल क्योंकि इनके मेन कैंडिडेट थे, लेकिन उसको ड्रॉप किया गया, फिर एलन को लेके आया था। आपको याद हो एलन ने जिस तरीके का आगाज किया था वो न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 मैच, आपको याद हो वर्ल्ड कप के अंदर जो उसने परफॉर्मेंस दी थी, एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। कल भी उसने पता आपको अनफॉर्चुनेटली 29-28 जरूर किए, लेकिन मेरे ज़हन में ये बात जरूर थी, मैं अगर ये खड़ा रहा तो पाकिस्तान को डेंट जरूर पहुंचाएगा यहाँ पर। लेकिन कॉनवॉय को जल्दी आउट करना, फिर उसके बाद टॉम लेथम, आपको पता है जिस तरीके से उन्होंने आके थोड़ा बहुत सहारा इनको बीच में दिया, मिचेल ने उनको आके स्कोर किया, तो ये थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अच्छे स्कोर पे मैं कहता हूँ स्टिल गए। पाकिस्तान जरूर 20-25 रन पाकिस्तान ने ज्यादा दिए, लेकिन पाकिस्तान ने अंडर प्रेशर इनको जरूर रखा है। लेकिन आपकी जो बॉलिंग लाइनअप है, मैं कहता हूँ एक्सेप्ट हारिस रऊफ बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, लेकिन ऑब्वियसली मैंने जैसा आपको बताया कि काफी अरसे के बाद एक प्लेयर वापस है, उस पर प्रेशर होता है, टाइम लगता है। लेकिन पाकिस्तान हो सकती थी मजीद। थैंक यू वेरी मच अवैस, आपसे हम तज्जिया लेते रहेंगे। मैचेस अभी 2 रहते हैं, अवैस हमारे साथ मौजूद थे। वनडे मैचेस चूंकि 3 होने वाले, एक मैच पाकिस्तान जीत गया, लेकिन शायकीन क्यों नहीं आए? नहीं आए तो शायकीन नहीं आए। ये क्यों हो रहा है? कराची इंग्लैंड भी आ गई, न्यूजीलैंड भी आ गई, आज तो हमजा शहबाज भी वापस आ रहे हैं। नहीं, आज तो कराची में शायकीन नहीं, वे क्यों नहीं आए मुझे नहीं पता। नवाज शरीफ भी नहीं आए। नवाज शरीफ कहाँ से आ गए? ब्रेक ले लें, अब ब्रेक बनती है, सियासी हो गया काम, ब्रेक लें। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। शोरा आफाक गीत गाने वाले बेहतरीन प्लेबैक सिंगर इखलाक अहमद साहब को हम याद करेंगे। उनके मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। 1946 में पैदा होने वाले इखलाक अहमद 70 और 80 की दहाई में पाकिस्तानी फिल्मों में अपनी बेहतरीन आवाज़ का जादू जगाते रहे। इब्तिदा में इखलाक अहमद ने स्टेज सिंगर की हैसियत से अपनी पहचान बनाई। इस दौर में उनके ग्रुप में गुलकार मसूद राना और फिल्म स्टार नदीम भी शामिल थे। फिल्म पाजेब में इखलाक अहमद को गुलकारी का मौका मिला। बाद में फिल्म बंदिश और चाहत के गानों ने उन्हें बामे उरूज पर पहुंचा दिया। जिन दिनों में वो फिल्मी सनत में अपनी पहचान बना रहे थे, उन दिनों अहमद रुश्ती शोहरत की बुलंदियों पर थे। ताहम अपनी मुनफरिद गायकी की बिना पर इखलाक अहमद फिल्मी गीतों की जरूरत बन गए। इखलाक अहमद के बेशतर गीत उनके दोस्त फिल्म स्टार नदीम पर ही फिल्माए गए। इखलाक अहमद ने लगभग 100 फिल्मी गीत गाए, जबकि बेहतरीन गायकी पर 8 निगार अवार्ड्स भी हासिल किए। उन्होंने आखिरी फिल्मी गीत फिल्म निकाह के लिए 1998 में गाया। रूज के दौर में इखलाक अहमद को कैंसर का मरज लाहक हुआ और ये खून का कैंसर था। वो इलाज के लिए बरतानिया भी गए। ताहम इस मूजी मरज में वो 4 अगस्त 1999 को इस जहान फानी से। इखलाक अहमद को हम याद कर रहे हैं, आज उनकी सालगिरह मनाई जा रही है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद कर, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बेहतरीन सिंगर थे, बेहतरीन आर्टिस्ट थे। थोड़ा सा अरसा गाया, ज़्यादा ज़िंदगी की मोहलत नहीं दी, लेकिन जितना गाया बहुत बाकमाल और बड़ी स्वीट किस्म की उनकी मेलोडी। इसके साथ साथ हम जब एहसन खान साहब का गाना देख रहे थे, दिल है सोना दिल दाल का, माशाल्लाह 1998 टू 2023 25 साल तो ये बनते हैं। तो एहसन भाई आप उनकी उम्र का माशाल्लाह आर प्रेज फॉर यू, बट यू स्टिल लुक ग्रेट, यू नो काफ़ी यंग दिखते हैं आप, बहुत ज़बरदस्त बात है। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे। हमें अपने सेगमेंट की जाने बढ़ना है, लेकिन अभी आपको बताएं कि साल 2023 के दुनिया के 10 बेहतरीन शहरों की फहरिस्त जारी कर दी गई है। 2023 में दुनिया के 10 बेहतरीन शहरों की सकाफत, मौसम और सियाहों के लिए जो वसाइल है और खूबसूरती की बुनियाद पर दर्जा बंदी की गई है। फहरिस्त में पहले नंबर पर जो है बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन है। दूसरे नंबर पर फ्रांसीसी दारुल हुकूमत जो पेरिस है, जबकि जहाँ पर लातादाद सियाहती मकामात हैं। तीसरे पर जो अमरीकी शहर है न्यूयॉर्क, जहाँ की शॉपिंग अमेरिका में सबसे सस्ती मानी जाती है। जबकि जापानी दारुल हुकूमत टोक्यो की बात की जाए तो वो चौथे, जबकि दुबई 5वें नंबर पर है। इसके अलावा स्पेनिश शहर बार्सिलोना छठे, जबकि 7वें पर जो रोम है वो है। जबकि 8वें पोजीशन पर स्पेन का शहर मैड्रिड है, जबकि 9वें पर सिंगापुर और 10वें पर एम्स्टरडैम है। सो ये फहरिस्त जारी की गई है जी। लंदन टॉप पर है और एम्स्टरडैम जो है वो 10वें नंबर पर है। मुख्तलिफ शहरों को उनकी सकाफत के हवाले से, वेदर के हवाले से, सियाहों की अट्रैक्शन के हवाले से रेट किया गया है। सो हमने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। और तकरीबन सभी यूरोपियन ममालिक हैं। Where do we stand, by the way? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन हम इस वक्त सिर्फ इन शहरों का जिक्र कर रहे हैं जो कि दुनिया के बेहतरीन शहर हैं। अगर और कहीं आपने नहीं देखा तो आप इंटरनेट पे यूट्यूब पे इन शहरों का ज़रा एक रफली का अंदाज़ा लगाइए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि ये शहर क्यों नंबर 1 है। इन सभी शहरों के शहरी उनको ओन करते हैं और हुकूमत उन शहरियों की मदद करती है। दोनों मिलकर इन शहरों को टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। बेसिक चीज़ ये है कि आप ओन करें जहाँ पे आप रहते हैं। आप इसको किसी की प्रॉपर्टी ना समझें, यानी कि सफाई खुद से रखें, शहर को खुद से ओन करें, उसका खुद ख्याल रखें,
तो ही बेहतरी आ सकती है। खैर, ये एक हमारे पास रैंकिंग थी एंड नाउ वी हैव समथिंग टू शो यू रिलेटेड टू फैशन एंड फन। देखते हैं निम्रा हमें क्या दिखा रही है आज के सेगमेंट फैशन और फन। 200 साल पुराने अनारकली बाजार तो सब कुछ मिलता है, लेकिन आज मैं यहाँ क्या करने आई हूँ? गेस। आपके पास कुछ ऐसा मिल जाएगा? ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा तो नहीं। अच्छा, इस तरह का ग्रीन में कुछ मिल जाएगा ऐसा? ग्रीन नहीं है, ये मिलेगा, ये वाला। ऐसा तो नहीं चाहिए। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ अनारकली बाजार। थोड़े से रेफरेंसेस के साथ मुझे सर्दियों की शॉपिंग करनी थी और बजट मेरे पास थोड़ा कम था। मेरे पास कुछ रेफरेंसेस हैं, अभी तक तो मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आगे जाके देखते हैं हमें कपड़े मिलते हैं या नहीं मिलते। सो लेट्स गो। अच्छा, तो ये स्वेटर मुझे कुछ मिलता जुलता लग रहा है जैसा मुझे चाहिए, तो चलें इनसे पूछते हैं इनके पास मेरे लिए कुछ है कि नहीं। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, आपका ना एक स्वेटर लगा हुआ है वहाँ पे, स्लीवलेस है, ब्लैक कलर का, वी नेक है। मुझे उससे सिमिलर कुछ दिखा देंगे? अच्छा, मुझे चाहिए कुछ ब्लैक में। ये थोड़ा सा मतलब मुझे थोड़ा सा ओल्ड फैशन लग रहा है थोड़ा। मैं आपको एक तो हमारी ये ब्रांड की है, आप ये देखिए। हमारे पास ये कुछ अच्छा लग रहा है मुझे। मैं इसमें आपको 1000 का कर दूँ। 1000 का? नहीं नहीं नहीं, मुझे स्वेटर तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है, लेकिन 1000 रुपये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मुझे इसको आप कम करें। अगर इसके नीचे मैं कोई वाइट हाई नेक पहन के या कोई वाइट शर्ट पहन के, वाइट एंड ब्लैक शर्ट पहन के इसको स्टाइल करूँगी तो वो बहुत अच्छी लगने वाली है, लेकिन 1000 रुपये तो मेरे बजट से आउट हो जाएगा, तो मुझे कम करें। इसका फाइनल जो सा मैं आपको 800 कर दूँगा। 700। डन। ठीक है, 700। यस, ठीक है, 700 में हमें मिल रहा है। ठीक है, मुझे दे दें, आप पैक कर दें। थैंक यू। आपके पास मेरे साइज की हाई नेक मिल जाएगी? जी मिल जाएगी। कलर कौन सा चाहिए आपको? कलर तो कोई भी चल जाएगा, जो अच्छा लगेगा ले ये लूँगी। ग्रीन देखें फिर, मजेंटा चलेगा? मजेंटा तो अच्छा मेरे कलर पास है। ठीक है, हम इस तरफ देखिए। ये कलर ठीक है। एक ये कलर देखिए। लाइलैक, मुझे बहुत टाइम से लाइलैक कलर की हाई नेक चाहिए थी, तो लाइलैक तो हमारा डन हो गया। ऐसे आपके पास कोई प्रिंटेड, कोई लाइनिंग में कुछ डिफरेंट मल्टी शेड में दिखाता हूँ मैं आपको, लाइनिंग में। ये लाइनिंग में देख लें। हाँ, ये बहुत अच्छा है। तो ये भी हमारा डन हो गया। बस ठीक है, इतने बहुत है। ये ग्रे और रेड देख लें। नहीं, ये थोड़ा सा मुझे लड़कों वाला लग रहा है। हमने इतने अच्छे अच्छे चूज़ कर लिए हैं, तो उसके बाद ये नहीं। अच्छा, तो ये तो मुझे काफ़ी टाइम चाहिए थी, ये तो मैं ले ही रही हूँ, और दूसरी हम डिसाइड कर लेते हैं। ये आप प्लीज़ रख लें। ये मुझे अच्छा तो लग रहा है, मेरा दिल भी नहीं है छोड़ने का, लेकिन मेरे रेफरेंस के साथ नहीं जा रहा। जो मुझे चाहिए फ़िलहाल तो ये तो नहीं चाहिए मुझे। अब ये दोनों रह गए हैं, तो आई फील लाइक दिस। ये इसका बहुत फैशन है आजकल, तो हम यही ले रहे हैं, ठीक है, तो ये करते हैं। तो अब हम लोगों ने ये ले लिया और हमने ये भी ले लिया। ये दो हम ले रहे हैं। कितने में? 500 के 2 हैं। 500 के 2 ले रहे हैं हम। ठीक है, ये दो पैक कर दे। अच्छा, तो हमने ये स्वेटर भी ले लिया 700 में, 500 के ये दो स्वेटर्स भी ले लेते हैं। आई फील लाइक कपड़े तो हमारे पास हो गए हैं, अब बारी है जूतों की, तो चले जूते खरीदने चलते हैं। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सही ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ना कुछ लॉन्ग बूट्स दिखा दें। लॉन्ग बूट्स चाहिए अच्छा, कोई। मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये लेदर में है। चलो इनको पहन के ट्राई करते हैं कैसे लग रहे हैं। कंफर्टेबल तो बहुत है ये। अच्छा, मुझे ज़रा एक और दिखा दें, कोई ब्राउन में दिखा दें कुछ। अच्छा, तो मेरे ख्याल से मुझे ब्राउन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ब्राउन एक तो हमारे रेफरेंस के साथ जा रहा है, दूसरा मुझे ब्राउन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो ब्राउन का दूसरा ब्राउन दिखा दें मुझे। ये ले। अच्छा, तो अब हम लोग ये ब्राउन टर्न कर रहे हैं, तो इसी क्या प्राइस है ब्राउन की? ये 2500। नहीं, 2500 तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 1800 रुपया दे। 1800, 1500। नहीं, ठीक है, 1500 डन। मेरा 1500। नहीं नहीं, मैंने आपको देना है 1500 ही, आप मुझे जितना मर्जी इतना नहीं कम होना। ठीक है, 1600 में ठीक है। नहीं 1800, ये आप इससे कम आप नहीं तो होगा। 1800 पे ही अड़ गए हैं। नहीं, पर इतनी गुंजाइश नहीं है ना इसलिए। आपने कितने से 1800? 2500 बोला था पहले। हाँ जी, लेकिन इससे आगे चलो, आप एक ही पीस पड़ा हुआ था, ये एक आपको दे दूं, तो इसलिए जूते तो अच्छे हैं, छोड़ने वाले वरना नहीं है। हाँ जी, चलो ठीक है, 1800 ही दे दें। चलो मैं पैक कर दूं। ठीक है, पैक कर दें। थैंक यू। अच्छा, तो जूते हमने ले लिया, अब इनको स्टाइल करके दिखाती हूँ आपको। लेट्स गो। जी, तो नाज़रीन, हमारा सेगमेंट यहाँ खत्म होता है। मैं आज आपको ले गई अनारकली बाजार और आपको बताया कि आप किस तरह से सस्ते में सर्दियों की शॉपिंग कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। मुझे तो आज बहुत मजा आया। मैंने आपको अपने कपड़े स्टाइल करके भी दिखाए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक। बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े और समहाउ सबसे अहम शहर कराची के हवाले से, जिसमें मुतअद्दिद दफ़ा आपको मालूम है ताख़ीर का शिकार हुए इलेक्शंस, और फिर मुतअद्दिद बार ताख़ीर का शिकार होने के बाद
फाइनली इलेक्शन कमीशन ने सिंध के दूसरे मरहले के बलदियाती इंतखाबात 15 जनवरी को पुरानी वोटर लिस्ट पर कराने का हुक्म दे दिया है। MQM ने पुरानी वोटर लिस्टों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को इंतज़ामात यकीनी बनाने की हिदायत की है और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज और जो रेंजर्स के जवान हैं वो भी तैनात करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया है और हिदायत की है कि दोनों की गिनती और जो इंतखाबी मवाद है इसकी तरसील तक अमले को सख्त सिक्योरिटी फराहम की जाए। उधर अगर हम MQM की मजीद बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन का फैसला MQM ने मुस्तरद किया है और बलदियाती इलेक्शन रुकवाने की एक और कोशिश की है और सिंध हाई कोर्ट में बलदियाती इलेक्शन रोकने के लिए हुक्म इम्तना की दरख्वास्त दायर कर दी है, जिस पर अदालत ने हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार कर दिया, जिस पर आज रेगुलर बेंच जो है समाअत करेगा। MQM के बलदियाती इंतखाबात को रुकवाने के पसपर्दा मुहर्रिकात क्या हैं, क्या हार का खौफ है या कोई और वजह, और साथ में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लाम भी अपना अपना मेयर लाने का दावा कर रही है। क्या दोनों जमातों को सरप्राइज मिलेगा या नहीं, और तहरीक इंसाफ कराची में मेयर बनाने में कामयाब होगी, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ कराची फैसल हुसैन हमारे साथ मौजूद है। फैसला, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। बिलाखिर ये 15 जनवरी को बलदियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरहला है कराने का कहा तो गया है, लेकिन इस पर फिर से वही बात के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, फैसला मानने से इनकार किया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह करके तो ये दूसरा मरहला किसकी कोई तारीख मिली है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर से इन सियासी जमातों के अपने मसाइल आड़े आ रहे हैं। देखिए, तारीख तो 3 दफा पहले भी मिल चुकी है और 3 दफा पहले भी जो है मंसूख हो चुके हैं, चौथी दफा भी जो है वो कंफ्यूजन का शिकार है। इतना बड़ा इंतखाबी मार्का होने जा रहा है, लेकिन कराची में किसी किस्म की हम ये कहना है इंतखाबी रौनक, इंतखाबी गहमा गहमी, वो जो एक माहौल इलेक्शन का बनता था कि गली गली कूचे कूचे में लोग नारे लगा रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग हो रही है, रैलियां निकल रही हैं, एक बहसों बायसे की फजा है, बिल्कुल माहौल ही नहीं है। अच्छा, जो MQM जो बाइकआउट कर रही है उसके तो जाहिर एक तो सियासी असबाब होंगे, उनकी बहुत सारी कमजोरियां भी हैं, बहुत सारी नाइली भी है, वो बरबक उन्होंने चीज़ों को जो है नहीं उठाया, वो किसी और मामला में मसरूफ रहे, उनकी तरजीहात बड़ी मुख्तलिफ थी। लेकिन इस इशू को समझने की ज़रूरत है कि ये जो नई और पुरानी वोटर लिस्ट है, इशू है क्या। ये जो जिस वोटर लिस्ट के तहत इलेक्शन हो रहा है ये बनी है मई 2020 में, उसके बाद जो अगली वोटर लिस्ट बनी है वो बनी है अक्टूबर 2022 में। अब जो मई 2020 में वोटर लिस्ट बनी है उसके बारे में एक तासुर है, ये दावा किया जा रहा है कि कराची हैदराबाद में 6 लाख नए नौजवान जो है वो नई वोटर लिस्ट में 18 साल की उम्र तक पहुंच चुके हैं। तो आप अगर पुरानी वोटर लिस्ट से इलेक्शन करवाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उन 6 लाख नौजवानों को वोट डालने के हक से महरूम कर रहे हैं। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। अच्छा, इसको कौन सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कौन इसकी आड़ में अपनी नाकामी के खौफ से जो है वो भागने की कोशिश कर रहा है, इस पे हम डिबेट कर सकते हैं और डिबेट हो भी सकती है। लेकिन कोर्ट के सामने ये मसला रखा गया है और कोर्ट, क्योंकि किसी भी अदालत का बुनियादी काम होता है बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, और ये इंसान के बुनियादी हक के अंदर आता है अपनी जो राय का इजहार है, और अदालत ओबियसली कानून की सबसे बड़ी आइन की कस्टोडियन है। तो अदालत के सामने ये मसला नहीं रखा गया जो आप बयान करें कि 6 लाख लोग या 6 लाख यंगस्टर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा नंबर है। देखिए, MQM की तो बहुत सारी सियासी मसलियतें थी ना, या उनकी तरजीहात का इशू था कि हदबंदी पे जब शोर मचा रहे हैं, जब हदबंदी हो रही थी, जब मुंह पे ताले लगे हुए थे, जब इनकी आवाज नहीं निकल रही थी, वो जो लम्हा था जिस लम्हे पूरे पाकिस्तान की लीडरशिप इनके पास चली गई थी, एक सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट में, सूबाई सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने डी नोटिफाई करना था, ये एक टेलीफोन जरदारी साहब से करवाते इनका मसला हो जाता, लेकिन इनकी प्रायोरिटी नहीं थी। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो MQM की बात है उसको एक तरफ रख दें, लेकिन जो जेन्युइन इशू है, आप किसी शहर के 6 लाख नौजवानों को अगर आप वोट डालने से रोक देंगे तो आप ये तसव्वुर तो करेंगे कि उन नौजवानों के जहन में क्या सोच परवान चढ़ेगी, उनके जहन में जो है वो कौन कौन से जो है वो ख्यालात जन्म नहीं लेंगे। और एक ऐसे वक्त में जब ऐसी हर तरफ मायूसी फैली हुई है, आप अपने नौजवानों को क्या पैगाम दे रहे हैं कि हम आपको वोट नहीं डालने देंगे। भाई क्यों वोट डालने नहीं देंगे? यानी कि आप मजे की बात देखें कि उसके बाद जो इलेक्शन जमनी इलेक्शन हो रहे हैं वो तो नई वोटर लिस्ट के ऊपर हो रहे हैं, और जमनी इलेक्शन के बाद जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है वो कहते हैं हम पुरानी वोटर लिस्ट पे करवाएंगे। मतलब कोई मंतक है, कोई लॉजिक है? वो इसलिए वोटर लिस्ट, ऐसे खौफ किसका है? ये 6 लाख नौजवानों का जब तो लोग सवाल करेंगे ना, आखिर वो कौन लोग हैं? PTI के इस बात का खौफ है? नहीं, ये तो हमें नहीं पता ना, गुमान है ना, हम तो अंदाजे मफरूजे पे ही बात कर सकते हैं, लेकिन कोई खौफ है ना,
जो नौजवानों को वोट डालने से रोका जा रहा है, तो किसका खौफ है वो? इस खौफ को तो तलाश करें ना। अच्छा, किसी का अगर ये खौफ है तो उस खौफ के लिए आप 6 लाख नौजवानों को जो है इस सोसाइटी से, इस रियासत से आप बददिल करोगे। लेकिन इसमें फैसल फिर एक लॉजिक एक और भी लॉजिक है ना, आपकी बात को मानते हुए, वोटर तो एक भी है तो वो उतना ही कीमती है जितने 1 लाख हैं, लेकिन इन नई वोटर लिस्टों को बुनियाद बना के बाकी जो करोड़ों की आबादी है उसको भी तो महरूम नहीं रखा जा सकता। आई मीन ये भी गलत है जो आप कह रहे हैं, मैं उससे एग्री करते हुए फिर गलत तो वो भी है कि इसकी बुनियाद पे कुछ हो ही ना और वो लोग भी महरूम रहे जो कम से कम वोट तो कर सकते हैं, गवर्नमेंट तो ला सकते हैं अपनी। नहीं, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना, सिर्फ ये तो सिर्फ एक हुक्म देना है कि जो कोई नई वोटर लिस्ट तैयार नहीं करनी है। नई वोटर लिस्टें तैयार है, उन नई वोटर लिस्टों के तहत इस शहर के अंदर ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं। वो नई वोटर लिस्टों में उनमें कोई नया काम नहीं करना, कोई इसमें नया होमवर्क नहीं करना, सिर्फ एक हुक्म नाम देना है कि भाई अब ये इलेक्शन इस लिस्ट के तहत नहीं, इस लिस्ट के तहत होंगे, खत्म हो गई बात। अच्छा, फिर ये इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हुआ था अप्रैल में, इलेक्शन होने जा रहा है जनवरी में, ठीक है। इस दौरान बहुत सारे लोग जो है वो 21 साल की उम्र तक पहुंच गए, आप उनको इलेक्शन लड़ने से भी रोक रहे हैं। देखिए, अगर 3 दफा इलेक्शन मुलतवी हुए हैं तो वो आदमी जो 18 साल तक की उम्र में पहुंचा है या वो जो आदमी 21 साल की उम्र में पहुंच गया है उसका कसूर नहीं है। आप उसको सिस्टम की कमजोरी की सजा आप नौजवान को नहीं दो। अच्छा, इसकी आड़ में हो सकता है कि बहुत सारे लोग सियासी वफादात हासिल करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन जो लोग इन 6 लाख वोटरों को वोट देने नहीं डालने दे रहे वो भी सियासी मकासद हासिल कर रहे हैं। अच्छा फैसल, आप जिससे आपने खुद भी कहा कि पहले भी 3 दफा तारीख दी गई है, अब ये 15 जनवरी डेट है और आपने खुद भी मेंशन किया कि कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, ऑब्वियसली इतना बड़ा शहर है, यहाँ पे हमें नजर आनी चाहिए कुछ हैपनिंग, कुछ रौनक, कुछ भी अभी तक नहीं है। आपको लगता है जिस तरह से MQM ने इस पर एतराज़ात किए हैं, दीगर पार्टीज अपने अपने मेयर लाने के दावे कर रही हैं, इस सारी सूरत हाल में क्या ये जो 15 जनवरी को तारीख दी गई है इस पर बल्दियाती इंतखाबात होंगे, और अगर होंगे तो क्या पुरअमन तरीके से हो पाएंगे? देखिए, पोलिंग शुरू होने का जो टाइम होता है ना, वो होता है 8 बजे से लेके 5 बजे तक। तो 15 जनवरी को 7:59 तक आप इस बात का यकीन मत कीजिएगा इलेक्शन हो सकते हैं। अच्छा, ये मुल्क है, इसमें कुछ भी हो सकता है। पिछला इलेक्शन 2 दिन पहले मुलतवी किया था ना आपने। अच्छा। लोगों के यहाँ करोड़ों रुपए, लोग सियासी जमातों के करोड़ों रुपए जो है खर्च हो गए। कितने उम्मीदवार तो ये वो 3 दफा, एक दफा उसने मुहिम चलाई, पूरे अपने शबाब पे मुहिम चलाई। अब उसके बाद इलेक्शन मुलतवी, दोबारा मुहिम चलाने के पैसे ही नहीं बचे, उसके बाद क्या करे वो? फिर दोबारा कैंसिल हुआ, तीसरी दफा आपने कैंसिल कर दिया। तो भाई ये मजाक हो रहा है। क्या सोल्यूशन क्या है वैसे साहब? सोल्यूशन क्या करें? संजीदगी। देखिए, हम तो इस बात की ओनर होते हैं ना कि सिस्टम, थोड़ा क्लियर करें ना, किसकी संजीदगी? अदालत की तरफ इशारा है आपका, सियासी जमातों की तरफ है, किस तरफ इशारा है आपका? देखिए, अभी इस मुल्क में तो पता ही नहीं ना ताकतवर कौन है। हुकूमत ताकतवर है, ताकतवर कौन है, अदालत ताकतवर है, सुप्रीम कोर्ट ताकतवर है, इन सबके ऊपर कोई और ताकतवर है कौन पे, हमें क्या पता? इस मुल्क में किसी को पता होता है इस मुल्क में कौन ताकतवर है? जो भी साहिब इख्तियार और इख्तियार है, वो चाहे मुंतखब है या गैर मुंतखब है। चले, थोड़ी पार्टी जाते जाते, आई होप आई हैव द टाइम, पार्टी पोजीशन की थोड़ी सी हमें बात करें। कल परसों एक जमात इस्लामी ने शो किया, हमें टीवी पे तो इम्प्रेसिव शो लग रहा था, ऑन ग्राउंड आप नॉट श्योर कि कैसा था। एक इस हवाले से भी बता दें, और ये जो MQM इकट्ठी हो रही है, इसका इम्पैक्ट क्या वोटर पे जा रहा है या अब काफ़ी दूर हो गया मामला, और क्योंकि उनके लीडर नहीं है जिन्होंने, जो उनके पार्टी के बानी है, तो इससे शायद इतना इम्पैक्ट ना क्रिएट कर पाए MQM वाले? इस पर ज़रा एक तबसरा हमारे सामने रखें। देखिए, इस बल्दियाती इलेक्शन में तो इनके एक होने का मामूली नौयत का भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस बल्दियाती इलेक्शन में। ठीक है, ये MQM भी हर तय जो चाहती है कि वो इस इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करे। उसकी पॉलिसी की वजह से, उसके रवैये की वजह से, और खास तौर पे उसका जो PDM के साथ अलायंस हुआ है, तो उसका तो एक कहते हैं ना सियासी जनादा निकल जा रहा है, वो बिल्कुल उस जगह पे इस वक्त खड़ी हुई है। उसकी सियासी पोजीशन बहुत वीक है। अच्छा। बहुत कमजोर है। अगर हम ये कहें कि MQM अपनी तारीख की सबसे कमजोर तरीन पोजीशन पर है, बस ये एक मावरा अकल बात है कि MQM जैसी पार्टी बल्दियाती इलेक्शन से भाग रही है। मावरा अकल बात जो इनका असल मौजूदाती अच्छा, इनको ये मौजा ही है। आप
एमकेएम को देखेंगे, एमकेएम को मिलता क्या है बल्दियात के अलावा? आप जी जी जी, और एक वक्त है एमकेएम को सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात चाहिए होते थे, वी रिमेंबर। वक्त की बात है फैसल। थैंक यू, हमारा टाइम खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ कराची और सीनियर सहाफ़ी अपनी राय का इजहार कर रहे थे। बल्दियाती इंतखाबात भी ज़रूरी हैं, अवाम को उनका हक मिलना भी ज़रूरी है, और फिर उस बल्दियाती इंतखाबात होने के बाद उस हुकूमत के पास इख्तियारात भी बहुत ज़रूरी है। हालत तो देखें कराची की। हम बात करें, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आए जो अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले, आप आए, आपको जरूरत है। हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आपको पता है वकार अहमद मलिक जब भी हमारे सेट पे आते हैं, वैसे भी कोई टॉपिक लाते हैं, बड़ा डिफरेंट होता है और उस पर कोई ना कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हमें भी पता लगती है। आज हम बात करने वाले हैं जी प्लेयर और हैप्पीनेस में क्या डिफरेंस है और किस तरह से इसको हासिल किया जा सकता है। इसी पे वकार भाई आज स्टूडियोज में आए। वकार भाई खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक। वकार भाई आज का टॉपिक बड़ा डिफरेंट है, प्लेयर एंड हैप्पीनेस। मुझे तो लगता है दोनों एक ही चीज़ें हैं, अब आप बताएंगे क्या मुख्तलिफ। अच्छा, उर्दू में अभी तक हमने कोई खास तकसीम नहीं की। हम अगर इसका तर्जुमा सहूलत के लिए कर दें कि हैप्पीनेस को खुशी कह दें और प्लेयर को लज्जत या लुत्फ के मानी दे दें, तो फिर शायद हम चीज़ों को साथ बेहतर समझ सकते हैं। अंग्रेजी में इनका जो फ़र्क है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि प्लेयर क्या है और हैप्पीनेस क्या है, खुशी क्या है। खुशी का एक मामला तो ये है कि अभी पिछले दिनों में, कल या परसों एक व्हाट्सएप पे ना एक चीज़ वायरल हुई थी। वो ये हुई थी कि जो बाबा जी होते हैं ना, जो 80-90 साल के, वो कहते हैं कि मैंने पोतों की खुशी, बस मुझे ना अल्लाह खुशी दिखा दे पोतों की। तो उन बाबा जी को के कहने पे पोते की शादी जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि अगर उन्होंने 80-90 साल तक खुशी नहीं देखी तो अब आगे मतलब है कि क्या ज़रूरत है पोते की ज़िंदगी ख़राब करने की। तो मतलब ये है कि ये जो खुशी का जो परसूट है या खुशी की जानिब जाना है, ये जहानत इसके लिए बड़ी ज़रूरी है। प्लेयर आप ख़रीद सकते हैं, पैसे से ख़रीद सकते हैं। खुशी आप पैसे से नहीं ख़रीद सकते, कंटेंटमेंट आप उससे नहीं ख़रीद सकते। उसके लिए आपको पैदा ज़हानत की ज़रूरत है, बाकायदा तजुर्बात में, और बल्कि उसके तनव्वुर में की ज़रूरत है तजुर्बात की, और फिर जाके आप खुशी की स्टेट को जाते हैं। अच्छा, अगर हम इनमें थोड़ा सा एक और फ़र्क देखें कि जो खुशी है, अगर हम मिसाल के तौर पर कंडीशनल करते रहते हैं, प्लेयर तो हुआ ना, प्लेयर से एक चीज़ को वाज़े कर देंगे। प्लेयर से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे ड्रग्स से मैं एक प्लेयर ले सकता हूँ, ठीक है, शराब है या कोई सब्सटेंस है, वो इस्तेमाल करके मुझे एक प्लेयर उसमें चला जाता हूँ। लेकिन प्लेयर की एक प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये इसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है, शॉर्ट होता है, और फिर आगे जाके मुझे इसकी ज़्यादा डोज चाहिए, क्योंकि अगर 10 अभी हुई है तो 12 फिर 14 इस तरीके से, और इसका एक दौरानिया शॉर्ट होता है। तीसरा ये है कि इसी तरह मतलब बहुत सारी इसकी मिसालें। प्लेयर की बात करें, मैं प्लेयर की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं ये आपसे पूछूं कि इन दोनों में से, दोनों ज़रूरी तो है लाइफ के लिए ओबियसली, लेकिन दोनों की स्टैंडिंग कितनी, वर्थ कितनी है लाइफ के अंदर दोनों की? लेकिन या तनासुब अगर मैं कहूँ, बच्चा जो है, इंसानी बच्चा जो है, एनिमल्स भी और इंसानी बच्चा भी जो है, वो प्लेयर प्रिंसिपल पे काम करता है ना, ठीक है, वो प्लेयर है, उसको कोई कंटेनमेंट नहीं है, उसकी कोई हैप्पीनेस स्टेट नहीं है, वो तो एक प्लेयर है, प्लेयर सीकिंग है। उसको आप पेट में यूं करेंगे तो वो हंसेगा और कहेगा कि दोबारा करो, ये प्लेयर है, और ज़्यादा करो, तो ये तो प्लेयर। लेकिन जो हैप्पीनेस है वो एक और चीज़ है, वो तो एक तजुर्बात के साथ एक बड़ी कंटेनमेंट, जिसको हैप्पीनेस की एक माइल्ड फॉर्म कहते हैं, वो है। खुशी बुनियादी तौर पे जो कम पढ़े लिखे माशरे होते हैं, वो अमूमन तौर पे खुशी को कंडीशनल करते रहते हैं। वो खुशी हासिल नहीं कर पाते, उसको कंडीशनल करते हैं। मैट्रिक में अच्छे नंबर आ जाएं तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो आ गए। अच्छा, एफएससी में अच्छे नंबर आ जाएंगे, वो हो गए। बहुत अच्छी किसी यूनिवर्सिटी में दाखिल मिलेगा तो फिर खुश होऊंगा, वो मिल गया। शादी हो जाएगी तो, बच्चे हो जाएंगे तो, या पोते हो जाएंगे तो, बस ज़िंदगी में कोई ख़ास खुशी तो नहीं देखी, लेकिन अल्लाह हज करा दे तो फिर मैं खुश हो जाऊँगा। करा दिया भाई, आपने नहीं खुश होना ना, ठीक है, आपने कंडीशन, जो बंदा भी कंडीशनल करता है ना, वो खुश नहीं हो सकता। मशरूत, अगर आप खुशी मशरूत हो नहीं सकती, ठीक है। खुशी वो है जो कि आप इस वक्त वेल बीइंग की एक स्टेट का नाम है, मतलब आप हर हाल में खुश हैं, आप सैटिस्फाइड, देन दैट्स हैप्पीनेस। एग्जैक्टली, स्टेट ऑफ वेल बीइंग का नाम है खुशी। और अच्छा, ऐसी क्या चीज थी जिसने आपको ये टॉपिक या इस पे बात करने पे ट्रिगर किया? व्हाट वाज दैट थिंग? मैं चाहता हूँ कि लोगों की जिंदगी खुशी की जानिब जाए, बजाय इसलिए कि आप प्लेयर पे जाए। मिसाल के तौर पे आप आए, मैंने आपकी गाड़ी को कट लगा के और यूं करके मैंने अपनी रास्ता बना लिया, हो सकता है मैं इसको प्लेयर कहूँगी, मैंने इमरान को कट लगा के निकल गया हूँ। हैप्पीनेस ये है कि मैंने ब्रेक लगा दी और मैंने स्माइल करके आपकी तरफ कहा कि आप आगे,
आप आगे चले जाइए। टोटल इनका ये फर्क है, गिविंग का और ये है। प्लेयर जो है वो लेने का नाम है सेटिस्फैक्शन है। और हाँ जी, और वो जो है वो आप देने की तरफ ये भी कह रहे हैं कि अगर हम इफ वी लाइक टू सीक प्लेयर इन अ लाइफ, वो हमें ज्यादा बेचैन करता है हमारी जिंदगी को, प्लेयर्स की जो तलाश है वो सुकून से ज्यादा दूर करती है। क्या आप ये कह रहे हैं? देखिए ना, उसकी वजह ये है, एक दौलतमंद तरीन आदमी जो है वो भी हम कहते हैं कि वो खुश नहीं है। हालांकि प्लेयर्स की कमी नहीं है, क्योंकि उसके पास मनी है, उसके पास पैसा है, वो प्लेयर्स बहुत ज्यादा खरीद रहा है, वो एक गाड़ी है, एक और गाड़ी खरीदता है, उससे अगला मॉडल खरीदता है, वो ड्रग्स कभी की तरफ जा सकता है, वो पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहा है, हर तरह के जो प्लेयर्स है ना, वो जो शॉर्ट टाइम के वो जो डोजेज है वो तो वो ले रहा है, वो लगातार ले जा रहा है, फिर वो खुश नहीं है और वो खुद भी खुश नहीं है। वो इतने ज्यादा पैसे लेके खुश नहीं होता। उसकी वजह ये है कि देखिए ये जो है ना खुशी, इसका अगेन फिर भी ना आप खुशी खरीद नहीं सकते। आपका इल्म आपको खुशी देता है, नॉलेज जितना आपका बढ़ता चला जाएगा, आपकी वेरिएशन जो तजुर्बात की है वो जितनी बढ़ती चली जाएगी, आप स्केल को समझना शुरू हो जाते हैं। जितना बड़े स्केल को समझते हैं, मिसाल के तौर पे मैं एक बड़े स्केल को समझता हूँ, लोगों की जज्बात के बड़े स्केल को, इस ओवरऑल कायनात के स्केल को, तो फिर मेरे लिए चीज़ें किस तरह हो जाती है। मिसाल के तौर पे इमरान इस वक्त गुस्से में है, इमरान गुस्से में, मैं ये समझता हूँ कि इमरान हसन को, जिस इमरान हसन को मैं जानता हूँ वो इस वक्त नहीं है। आई नो कि ये एक और स्टेट ऑफ माइंड है, इस वक्त वो है, लेकिन ये जो इस वक्त गुस्से में इमरान के मुंह से जो जुमले निकल रहे हैं, ये इमरान हसन का तारुफ नहीं है और मैं इस वक्त अवॉइड कर जाऊंगा। लेकिन अगर इमरान खान समझ रहे हैं गुस्से में, लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ हूँगा, यानी अगर मैं हैप्पीनेस की उस स्टेट में नहीं हूँ, कंटेंटमेंट की स्टेट में नहीं, तो मैं गुस्से का रिएक्शन गुस्से में दूंगा। बिल्कुल इस तरह मुझे पता चलता है कि कुछ लोग मेरी गिबत कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इंसानी रवैया है, कमजोर है, बहुत बुरा है, लेकिन है, और इट डजंट मैटर अगर वो कार में एक और बात बताइए, तो ये तमाम चीजें आपको खुशी की तरफ ले आपने अच्छा किया कि इन दोनों की सेपरेट एंटिटी आपने बयान कर दी कि दोनों सेपरेट ही हैं, दे एग्जिस्ट, बट समटाइम्स कुछ लोग होते हैं वो अपने प्लेयर को अपनी खुशी बना लेते हैं, या हमारा जो लाइफ पैटर्न सेट है जिसको हम एडिक्शन कहते हैं, उसको हम प्लेयर को ही खुशी समझना शुरू, प्लेयर को एडिक्शन कह लें आप, ठीक है, और वो एक एडिक्शन बन जाती है। स्टेट ऑफ माइंड है, वो स्टेट ऑफ माइंड नहीं है साइकोलॉजिकली मेरा, अब नहीं, उसकी वजह ये है कि वो आपको ये एडिक्शन है, एडिक्शन ऑलरेडी वैसे भी ठीक नहीं। दूसरा ये है कि एक स्पाइक है, ऊपर जाएगी नीचे वापस आ जाएगी, जब वो वापस आएगी तो जिसको कहते हैं ना कि एक विड्रॉ का जैसे ही आप नीचे आते हैं तो एक एंड नोट मैसेज क्या है आपका? एंड नोट ये है कि जितना आप ज़्यादा पढ़ते चले जाएंगे, जितना आपका तजुर्बात, हाँ जी, जितना तजुर्बात ज़्यादा होंगे, बिल्कुल इसी तरह आपकी जो पसंदीदगियाँ वो ज़िंदगी में बढ़ती चली जाएंगी। आपकी जो स्केल है, मिसाल के तौर पे सब्जी से लेके गोश्त, पहाड़ों से लेके सहरा तक, फिल्मों की हर तरह, क्लासिकल से लेके मॉडर्न म्यूजिक तक, ये जितना कुछ बढ़ेगा तो जो चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे वो आपको फ्लो में ले जाएगी, फ्लो में ले जाएगी तो आपको दुख से दूर करेगी और आपको एक खुशी की स्टेट में लेके जाएगी। ये रसल की भाई बहुत शुक्रिया। हम प्लेजर इन हैप्पीनेस के हवाले से बात कर रहे थे, तो बड़ा इन डिटेल हमने तजिया सुना वकार भाई का भी। मैं एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट देसी फूड और देखते हैं क्या खिला रही है फरियाद राना। नाजरीन, आज की किस्त है चाय के चाहने वालों के नाम, इसलिए आज मैं आई हूँ जिलानी पार्क में, जहाँ पर चाय के बारे में एक फेस्टिवल मुनक्किद किया गया है। सुबह सवेरे आंख खुलते ही गर्मा गर्म चाय की खुशबू से एक ताजगी का एहसास होता है। गांव का किसान हो या शहरी बाबू, उसके दिन का आगाज इस चाय से ही होता है। अदब समाज का आईना होता है, तो भला इस आईने से चाय कैसे छुप सकती थी। उर्दू अदब में चाय को एक बहुत ही अहम मुकाम हासिल है, इसीलिए उर्दू शायरी के साथ चाय का जायका और भी दुबाला लगता है। चाय के बारे में आपका क्या ख्याल है और कब चाय पीती हैं आप? चाय सुकून है और मैं चाय किसी भी टाइम पी लेती हूँ। अगर आप चाय को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहें तो वो क्या होगा? चाय को मैं एक शेर में डिस्क्राइब करूँगा कि तुमने हमारी चाय की दावत को रद्द किया, तुमको हमारी चाय का मतलब नहीं पता। चाय, इसको पीने से हमें सुकून मिलता है और हमें रिलैक्सेशन होती है, टेंशन दूर हो जाती है। चाय, सुकून। चाय के बारे में मैं एक शेर पढ़ूंगा, हर लम्हे को पुरसकून कर देती है, ये चाय तो दिसंबर को भी जून कर देती है। चाय के बारे में आप क्या जानते हैं? चाय तो हर जगह पे चाहत के तौर पे लोग पीते हैं, कोई दुख हो या गमी हो या कोई चाहत हो या रिश्तेदार हो, कहीं भी आप चले जाएं चाय से ही आगाज़ इसका होता है।
मैं तो यही कहूँगा जितने भी गिले शिकवे हों वो एक कप चाय के साथ उसको ख़त्म किया जाए। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपको चाय कितनी पसंद है और किस मौके पे पसंद है? चाय तो बहुत पसंद है। सुबह उठते साथ ही चाय की एक तलब होती है। जब तक चाय नहीं पीते आंखें नहीं खुलती हैं। अच्छा। और जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है मुझे चाय पीने का, वो अपने हस्बैंड के साथ बैठकर पीने का बहुत मज़ा आता है। लड़ाई से पहले या लड़ाई के बाद? हर टाइम चाय बस ज़रूर होनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज मलिक साहब। आप मुझे बताएं टी के बारे में, ये फेस्टिवल करवाने का ख्याल कैसे आया था आपको? देखें, ये फर्स्ट एवर है पूरे पाकिस्तान में इस स्केल के ऊपर। 1 लाख लोग से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हैं और फैमिली के साथ आए हैं। सो मकसद ये था बेसिकली कि सेफ, क्वालिटी एंड हाइजीनिक टी को प्रमोट करना। चाय हमारे घरों में पी जाती है। एक जो आम मजदूर है सुबह का नाश्ता चाय से करता है, पराठा वो खाता है चाय से खाता है, तो चाय तो चल रही है, लेकिन चाय की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ढाबों का में क्वालिटी कैसे मेंटेन की जा सकती है, उसका सेफ्टी स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन किए जा सकते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए हमने पूरे पंजाब से यहाँ पर तकरीबन 80 से 90 ढाबे और स्टॉल्स आए। बड़ा अच्छा रिस्पांस आया और मुझे उम्मीद है कि लोग जो ये वापस जाएंगे अपने अपने शहरों के अंदर तो इस चीज़ को फर्दर मैसेज को फैलाएंगे आगे। किस क्वालिटी पे या फिर किस बेस पे आपने लोगों को सिलेक्ट किया स्टॉल के लिए? देखिए, स्टॉल तो पूरे पंजाब से आए हैं, लेकिन स्टॉल कौन सा अच्छा है, उसमें जो क्वालिटी है, सेफ्टी है और उसका टेस्ट है, ये 3 हमने इंडिकेटर्स रखे हैं। ये 3 मेयर्स हैं। इन मेयर्स की बेस पे हम सेलेक्ट करेंगे। इसका प्रोसेस ये है कि हमने तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोगों को पूरे पंजाब से रजिस्टर किया, जो कि टी टेस्टर्स थे। उसकी कैंपेनिंग पूरी की, उसमें से एक लॉटरी हुई। लॉटरी के ज़रिए हमने 30 लोग जो हैं वो उनको निकाला और वो सारे यहाँ मौजूद हैं। वो टी टेस्ट कल भी उन्होंने की है, आज भी कर रहे हैं और वो क्वालिटी भी चेक कर रहे हैं, सेफ्टी भी चेक कर रहे हैं हमारी जो टीम्स हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के साथ। तो वो सिलेक्ट करेंगे कि कौन विनर है। अच्छा, इतने बड़े इवेंट को मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है, तो आपने कैसे मैनेज करी? बहुत डिफ़िकल्ट है जी। ऑब्वियसली इसके पीछे बड़ी दिन और रात लगे हमारी टीम के, और स्पेशली हमारे जो पूरी टीम थी जिसमें एडिशनल डीजी हमारे, मैं नाम लेना चाहूँगा असर साहब का, मैं नाम लेना चाहूँगा आसिफ साहब का, मैं नाम लेना चाहूँगा उमैर का। एक पूरी हमारी जो टीम है इन्होंने मिल के ये इवेंट किया है और उसके बगैर ये पॉसिबल था ही नहीं। और पूरी टीम है, ऑब्वियसली धारे का नाम लेना पॉसिबल नहीं है। इसमें दिन रात लगे हैं और कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैं सबसे अहम ये बात है, इसमें गवर्नमेंट का कोई पैसा हमने नहीं लगाया। आप कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूअर्स? देखिए, मैं सिर्फ चाय के हवाले से मैसेज एक जनरल उसमें वो भी दे सकता हूँ, लेकिन फूड के हवाले से भी। चाय ऑब्वियसली हर घर में पी जाती है, लेकिन उसमें ज़रूर ख्याल रखें कि हम उसमें मैसेज क्रिएट कर रहे हैं कि पत्ती कैसी होनी चाहिए। दूध हम आहिस्ता आहिस्ता हमने जो खुला दूध है उसको बंद करना है और उसको हमने पैकेज की तरफ लेके जाना है। हम इस पर कतन मल्टी नेशनल ब्रांड्स को प्रमोट नहीं करते। हम बड़े जनरल किस्म का जो उसमें पैकिंग है उस तरफ जाना चाह रहे हैं और हम मिनिमम पास्चराइजेशन जो रेगुलेशंस है उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और हम सेफ और पैकिंग दूध की तरफ जाएंगे। लेकिन 1223 हमारा नंबर है और हम बहुत ज़्यादा हमने अभी अवेयरनेस जनरेट की है लोगों में। अगर वो कोई चीज़ देखते हैं कि उनके इर्द गिर्द कोई ऐसा काम हो रहा है जो अडल्ट्रेशन हो रही है, ज़रूर 133 पे कॉल करें। हमारा जो स्पेशल स्क्वाड है वो आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेगा। हमारी कोशिश ये होगी कि लोगों को सेफ और क्वालिटी फूड प्रोवाइड किया जाए। थैंक यू। चाय के बारे में आप मुझे कुछ बताएं कि कैसी होनी चाहिए, क्या अच्छा है, चाय में क्या बुरा है? सबसे पहले तो अगर चाय के बारे में बात की जाए तो टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके अलावा उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ मिल्क और जो चीज़ें हम उसमें ऐड करें वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। चाय की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लोग अपने अकॉर्डिंगली इसको मॉडिफाई भी कर लेते हैं। कुछ लोग इसको थेराप्यूटिक वे में भी यूज़ कर लेते हैं जो कि एज ए ट्रीटमेंट। हमारे यहाँ पर अक्सर लोगों के कह लें साइकी है या मिथ है कि आप जब तक चाय नहीं पीते तो आपके सर का दर्द नहीं ठीक होता। तो उसके लिए भी ये है कि अक्सर लोग मॉर्निंग में लेना प्रेफर करते हैं, अक्सर लोग इवनिंग में। जो रिकमेंडेड हम करते हैं ना वो मॉर्निंग में 1 कप करते हैं और इवनिंग में ½ कप करते हैं। उसमें भी कंसिस्टेंसी वेरी करती है कि आप मिल्क की कंसिस्टेंसी थोड़ी कम रखा करें और एज़ कम्पेयर टू जो पानी आप ऐड करते हैं वो थोड़ा ज़्यादा किया करें। और मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि चाय को जितना आप मॉडिफाई करें, मतलब उसके अंदर आप जितनी चीज़ें ऐड करें, आपकी कार्डमम वगैरह और सिनेमन वगैरह, वो उतनी ही ज़्यादा उसको इफेक्टिव बनाती है और उतनी ही ज़्यादा उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी आपकी बॉडी में ज़्यादा जाते हैं। अच्छा, आपने बात की थेरेपी की, तो थेरेपी कैसे होती है और किस चीज़ की थेरेपी होती है? चाय थेरेपीज, चाय हमारे यहाँ तो मोस्टली सर दर्द के लिए एज ए थेरेपी यूज़ की जाती है। मोस्टली लोग कहते हैं कि सर में दर्द हो रही है, चाय ले और चाय नहीं पी, आज सर में दर्द है। देसी फूड आपने देखा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।